आज हम लोक प्रशासन का सेकेंड लेक्चर लेने वाले हैं। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज़ उसे पहले देख लीजिए, ताकि उस लेक्चर से आपका एक बेस क्लियर होगा उससे, ठीक है, उसको समझने से। ठीक है, उसमें मैं तार्किक रूप से प्रशासन और लोक प्रशासन क्या होता है, उसका अध्ययन क्यों करते हैं, उसको मैंने उस लेक्चर में समझाया है। आज मैं जो इस लेक्चर में प्रशासन और लोक प्रशासन का बुकिश लैंग्वेज फॉर्म में आपको बताने वाला हूँ कि बुकों में किस तरीके से दिया रहता है उस तरीके से। तो हो सकता है कि आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे प्रशासन का अर्थ समझेंगे, लोक प्रशासन की परिभाषित कीजिए। ये क्वेश्चन, लोक प्रशासन के क्षेत्र व उसके महत्व बताइए। ठीक है, आज इन तीन टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं। तो प्रशासन, ठीक है, प्रशासन क्या होता है? किसी संगठन के द्वारा सीमित संसाधन व सीमित समय पर समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया गया कार्य प्रशासन कहलाता है। ठीक, तो ये प्रशासन सीजीपीएससी मेंस में 2 से लेकर 4 नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ इसकी परिभाषा ही पूछा गया कि प्रशासन का अर्थ या उसकी परिभाषा बताइए। तो अगर आपको 2 नंबर की परिभाषा आते तो आपको यह डेफिनेशन लिखनी है, और आपको अगर कुछ इसके साथ इंक्लूड करना है तो मैं जो आप बताने जा रहा हूँ उसको आप इंक्लूड कर सकते हैं। और यही बुकिश लैंग्वेज में दिया रहता है कि प्रशासन संस्कृत भाषा का शब्द है, जिसका जो कि प्रा और शासन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ उस किस तरीके से शासन करना है। ठीक है, प्रशासन का अंग्रेजी शब्द एडमिनिस्ट्रेशन है, जो कि लैटिन भाषा के एड और मिनिस्ट्रियल से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है व्यक्तियों की देखभाल करना अथवा कार्यों की व्यवस्था करना। ठीक है, आप कोशिश करिएगा कि परिभाषा जब आप लिखें, 2 नंबर का अगर क्वेश्चन आएगा तो मैंने इससे जो पहले वाली जो परिभाषा बताई है उसको लिखने की कोशिश करिएगा। ये लिखने की मत कोशिश करिएगा ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इससे है, ये बस आपके समझने के लिए है। ठीक है, और एक छोटा सा डेफिनेशन इसी प्रशासन का आप ये भी लिख सकते हैं, किसी समान लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सामूहिक रूप से किया जाने वाला कार्य या किया जाने वाली क्रिया को ही प्रशासन कहते हैं। ठीक है, ये प्रशासन हुआ। अब लोक प्रशासन देखते हैं। लोक प्रशासन राज या सरकार रूपी संगठन के द्वारा समाज के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए राज्य द्वारा अपने सीमित संसाधन का सीमित समय पर सुंदरतम पूर्वक करके समान उद्देश्यों को प्राप्त करना ही लोक प्रशासन है। ठीक है, अब प्रशासन और लोक प्रशासन में क्या अंतर आया, इसमें हम चर्चा कर रहे हैं राज रूपी संगठन। ठीक है, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो देखा होगा तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि राज रूपी संगठन क्या होता है। मैंने उसमें लेक्चर में आपको परिभाषित किया था। बस आपको मैं इस लेक्चर में ये बता देता हूँ, राज रूपी संगठन जो हमारे संविधान के आर्टिकल 12 में जो डेफिनेशन दी गई है उसी की बात कर रहा है ये। ठीक है, अब लोक प्रशासन का अर्थ क्या होता है, यहाँ पर देखो प्रशासन। अब इसमें क्वेश्चन आता है कि लोक का अर्थ क्या है, जनता है कि सरकार। तो यहाँ पर लोक प्रशासन में लोक का अर्थ जनता से ना होके सरकार या राज्य से है। ठीक है, अब इसी में अगर मैं शॉर्ट नोट से कि अब इसका जब उदय देखेंगे, चरण देखेंगे, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इसका उदय और मैं चरण बताऊंगा, तो उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा कि ये किस विषय से निकला है, क्या इसका स्वतः अस्तित्व था, वो उस लेक्चर में बताऊंगा। आप बस इतना याद रखिएगा अभी के लिए, लोक प्रशासन को राजनीतिक शास्त्र से अलग विषय बनाने का श्रेय वुडरो विल्सन को जाता है। ठीक है, लोक प्रशासन यानी इससे क्लियर हो गया, लोक प्रशासन की जननी क्या होगी, राजनीतिक शास्त्र होगी। ठीक है, लोक प्रशासन का पिता या जनक किसे बोला जाता है, वुडरो विल्सन को बोला जाता है। तो अब हम देखते हैं लोक प्रशासन के क्षेत्र। इसमें हम व्यापक क्षेत्र देखेंगे, संकुचित दृष्टिकोण देखेंगे, लूथर गुरिक का प्रोस्कोप का सिद्धांत देखेंगे, विषय वस्तु और पारिस्थितिक। ठीक है, ये सब क्षेत्र लोक प्रशासन के क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं व्यापक क्षेत्र। व्यापक क्षेत्र में विधायिका, कार्यपालिका
और न्यायपालिका आता है। वही संकुचित दृष्टि से देखा जाए तो लोक प्रशासन का क्षेत्र कार्यपालिका तक ही सीमित लगता है, लेकिन जब हम व्यापक दृष्टि से देखते हैं तो लोक प्रशासन का क्षेत्र विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तक फैला हुआ है। तो आपको इसमें बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए कि विधायिका किसे बोलते हैं, कार्यपालिका किसे बोलते हैं, न्यायपालिका किसे बोलते हैं। विधायिका जो कानून बनाती है, कार्यपालिका जो उस कानूनों का पालन कराती है, न्यायपालिका ये देखती है कि विधायिका के द्वारा जो कानून बनाया गया है वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के मूल सिद्धांत को कहीं ठेस तो नहीं पहुँचाता। इसकी व्याख्या करना न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में आता है। ठीक है, पोस्टक्रोब, ठीक है, अच्छा लोक प्रशासक होने के लिए उसको पोस्टक्रोब के सिद्धांत पर कार्य करना होता है। तो ये पोस्टक्रोब का दृष्टिकोण या इसका जो सिद्धांत था किसने दिया था? लूथर गुलिक ने दिया था। ठीक है, आपको याद रखना, लूथर गुलिक ने पोस्टक्रोब का सिद्धांत दिया था, जिसमें पी का अर्थ होता है प्लानिंग करना, ओ का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन यानी संगठन बनाना, एस का अर्थ स्टाफिंग यानी कर्मचारियों की व्याख्या करना, डी का अर्थ डायरेक्टिंग यानी निर्देश देना, सी ओ का अर्थ कोऑर्डिनेशन यानी समन्वय स्थापित करना। ताकि अब समन्वय स्थापित करना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टाफ और निर्देश जो डायरेक्टर और स्टाफ होंगे दोनों के बीच में अच्छे से तालमेल होए तभी वहाँ ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से कार्य करेगी। क्या स्टाफ और डायरेक्टर के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो वहाँ ऑर्गेनाइजेशन सही तरीके से ऐसे काम कर पाएगी? जहाँ कुछ और बोल रहा है, स्टाफ कुछ और कर रहा है, स्टाफ डायरेक्टर का फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसके लिए इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी होता है। अब उसी के आधार पर यहाँ रिपोर्ट तैयार करता है। रिपोर्ट के आधार पर हम बजट तैयार करते हैं कि किस क्षेत्र में कितना पैसा देना है, कि इसमें कितना खर्च होगा, ये तैयार करने के लिए बजट तैयार किया जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या लोक प्रशासन की पूरी व्याख्या होती है इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग? क्या हम पूरी तरीके से ये कह सकते हैं कि ये लोक प्रशासन की पूरी व्याख्या करता है? ठीक है, तो इसी की एक जो दुष्प्रभाव है, ठीक है, जो इस सिद्धांत में लूथर गुलिक के पोस्टक्रोब के सिद्धांत में जो कमियां हैं, इसी को परिभाषित करने के लिए कुछ बाद में शास्त्री आए, उन्होंने की आलोचना की। ठीक है, तो आप पोस्टक्रोब की कुछ आलोचना को देखते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आलोचना है लोक प्रशासन के दो अंग होते हैं, जिसमें एक है विषय वस्तु और दूसरा है कैसे करना है, क्या करना है, यानी विषय वस्तु और कैसे करना है, जो बताता है प्रोस्कोप। यानी प्रोस्कोप तो ये बताता है कि किसी कार्य की अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, ठीक है, जो उद्देश्य है उसके की प्राप्ति के लिए कैसे करना है, ठीक है, उससे कैसे करना है, लेकिन क्या करना है यहाँ प्रोस्कोप का सिद्धांत नहीं बताता है। यही इसका मेन डिसएडवांटेज है। तथा इस प्रोस्कोप के सिद्धांत के द्वारा प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण, नियंत्रण, ये तीनों की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, जब मैं नेक्स्ट कभी वीडियो लूँगा प्रत्यायोजन, पर्यवेक्षण तो नियंत्रण, तो इसमें इसका विस्तृत रूप में मैं आपको बताऊँगा। प्रोस्कोप सभी जगह एक जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि सेना में जिस तरीके से उसे प्लानिंग करना पड़ेगा, जिस तरीके से उसमें पैसा लगेगा वहाँ स्कूल में नहीं लगेगा, जिस तरीके से स्टाफ की आवश्यकता होगी उससे उस तरीके की स्टाफ की आवश्यकता से सेना में नहीं होगी। ठीक है, ये इसलिए अलग अलग फील्ड में, ठीक है, अलग अलग फील्ड में प्रोस्कोप भी अलग अलग होता है सब जगह। ठीक है, अब लेविस मेलियम, ठीक है, लेविस मेलियम ने ही लूथर गुलिक के जो सिद्धांत था प्रोस्कोप, उसकी आलोचना करते हुए अपना विषय वस्तु का सिद्धांत दिया। ठीक है, विषय वस्तु का सिद्धांत किसने दिया था? लेविस मेलियम ने दिया था। किसके के विरोध में दिया था? प्रोस्कोप के सिद्धांत के विरोध में दिया था। यहाँ सिद्धांत लोक प्रशासन, ठीक है, तो लेविस मेलियम का जो यहाँ विषय वस्तु का सिद्धांत है
उसके अकॉर्डिंग लोक प्रशासन के तकनीकी क्षेत्र की व्याख्या करते हैं। ठीक है, लोक प्रशासन के तकनीकी और क्षेत्र के मध्य जो संबंध स्थापित करने के लिए यहाँ सिद्धांत व्याख्या करते हैं तकनीकी। ठीक है, लेविस मेरियन ने जो लोक प्रशासन को किस क्षेत्र से जोड़ा, तकनीकी क्षेत्र से जोड़ा। अब देते हैं पारिस्थितिक दृष्टिकोण से। ठीक है, पारिस्थितिक दृष्टिकोण से हमें सामाजिक वातावरण, आर्थिक वातावरण, सांस्कृतिक और प्रशासनिक वातावरण दिखाए हैं, जिसमें प्रशासनिक वातावरण के अंतर्गत हम नवीन लोक प्रशासन देखेंगे, ई प्रशासन पर चर्चा करेंगे, नवीन लोक प्रबंधन पर चर्चा करेंगे और लोक सेवा गारंटी इन पर चर्चा करेंगे। अब नेक्स्ट एक क्वेश्चन पर चलते हैं, लोक प्रशासन के महत्व को देखते हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन का अर्थ सिंपली जो हम ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो नौकरशाह जो कार्य करते हैं, जो उनका जो योगदान होता है, वही लोक प्रशासन का महत्व है। तो ब्यूरोक्रेट क्या करता है, लोक नीति के निर्माण में सहायक के रूप में कार्य करता है। हम जो देखते हैं, जो हमारे MLA होते हैं, MP होते हैं, जो संसद में जो प्रस्तुत करते हैं अपना, ठीक है, अपना कानून से संबंधित जो भी नियम होते हैं, जैसे आर्टिकल 370 हटाना है, तो उसके पीछे जो ड्राफ्ट जो होता है, ठीक है, जो उसका ड्राफ्ट होता है उसको कौन तैयार करता है, लोक प्रशासन करता है। तो इसलिए लोक नीति के निर्माण में इस सहायक के रूप में कार्य करता है। तो लोक नीति का क्रियान्वयन, ठीक है, उस नीति का किस तरीके से क्रियान्वयन होगा, वहाँ लोक प्रशासन के अंतर्गत आता है। कानून व्यवस्था के संरक्षण के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, आपको इसी से क्लियर होगा कि अब वहाँ अगर लोक नीतियों के निर्माण में सहायक है और उनका क्रियान्वयन कर रहे हैं, तो वहाँ एक कानून व्यवस्था के संरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा। अब कानून व्यवस्था का संरक्षण की तरह कार्य कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, समाज में एकता स्थापित होगी, अखंडता स्थापित होगी। तो एकता और अखंडता के संरक्षक के रूप में भी कार्य करेगा। आपदा प्रबंधन, कहीं पर भूकंप आता है या बाढ़ आता है, तो उसमें किस तरीके से नीति अपनाई जाएगी, ठीक है, और किस क्षेत्र में कौन सी नीति अपनाई जाएगी। जैसे असम में बाढ़ जो आएगा और जो गुजरात में बाढ़ आएगा, दोनों में डिफरेंस होगा और दोनों में ही अलग अलग उसको प्रबंधन करना पड़ेगा, अलग अलग नीति अपनानी पड़ेगी। तो उसकी तैयारी भी लोक प्रशासक करता है। राजनीतिक एवं जनता के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करता है। मौलिक समस्याओं के निवारण में सहायक होता है। सामाजिक, आर्थिक और विकास के यंत्र के रूप में कार्य करता है। और इसका और एक और महत्व हो सकता है, समावेशी विकास में अभिवर्त के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो लोक प्रशासन के क्या क्या महत्व हो गए। एक तो लोक नीतियों के निर्माण में सहायक होगा, उनका क्रियान्वयन करेगा, कानून व्यवस्था के संरक्षक के रूप में कार्य करेगा, एकता स्थापित करेगा, आपदा प्रबंधन में करेगा, समावेशी विकास करेगा, राजनेता जो सरकार और जनता के बीच की कड़ी के रूप में कार्य करेगा, मौलिक समस्याओं का निवारण में सहायक होगा। ठीक है, ये लोक प्रशासन के महत्व हुए। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा।